हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप सभी मस्त होंगे। ठीक है। और हमारा ये जो कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब का जो ये प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपका स्वागत है सभी का। और यहाँ पे जो पढ़ाई चल रही है अभी, ये जो बैच चल रहा है वो क्लास 10 का चल रहा है। वैसे यहाँ पे 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों का बैच अभी कंटिन्यू रनिंग में है। और हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ाई की थी उससे जस्ट एक कदम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये जो चैप्टर चालू कर रखा है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। और उसमें हमने पढ़ा था कि एक द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है, वो दिखने में कैसी होती है, ए बी सी क्या होते हैं, उसमें x की घात 2 ही क्यों होती है, सबसे बड़ी 3 वाली द्विघात क्यों नहीं होती है, वो सारी चीजें हमने कल सीखी थी। आज हम उस चैप्टर का जो बाकी के जो क्वेश्चन है वो जैसे वर्बल में है, मतलब वर्डिंग में है, वो हम सारे क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका है 4.1 में दूसरे का पहला है। ठीक है, दूसरे का पहला, और चैप्टर चल रहा है, ये एक्सरसाइज है, ये है 4.1। कौन सी है? 4.1। बाकी सारे चैप्टर यहाँ पे आपको पहले से लास्ट चैप्टर, ठीक है ना, फर्स्ट टू लास्ट सारे चैप्टर आपको करवाए जाएंगे। वो भी हर एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है। अब देखो, अब इसमें जो ये प्रश्न है ये कह रखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी बच्चा लोग, आपके सामने एक प्रॉब्लम यानी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसको पढ़कर इससे जो भी रिजल्ट निकलता है उसको एक द्विघात समीकरण का रूप बनाना है। किसका रूप बनाना है? द्विघात समीकरण का। देखो कैसे बनता है, क्या बनता है, हम चलो हम ट्राई करते हैं। सिर्फ उसको सोल्व नहीं करना, बस उसको द्विघात का रूप बनाना है। ठीक है। हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी, यानी ये लंबाई चौड़ाई से संबंधित है किसी भूखंड का। और क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। एरिया है किसका? आयत का। उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से भी 1 ज्यादा है, यानी लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। और लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुना करने के बाद भी उसमें 1 जोड़ेंगे तब आएगा। यानी एक बात बताओ, लंबाई चौड़ाई पर डिपेंड करिए कि चौड़ाई लंबाई पर डिपेंड करिए? यहाँ पे बच्चा लोग, लंबाई चौड़ाई पर डिपेंड कर रही है, तो जो चीज जिस पे डिपेंड करे हम उसको अक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अक्स मान लेंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक मानना पड़ेगा, माना आयताकार भूखंड, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई। बताओ, मैंने चौड़ाई को ही पहले क्यों माना? क्योंकि लंबाई चौड़ाई पे क्या करती है? डिपेंड करती है। तो जो चीज जिस पे डिपेंड करे उसी को एक्स मानेंगे। तो चौड़ाई क्या मान ली? एक्स। वो भी किस में है? मीटर में। एक बार लिख देते हैं, बाद में इसको बार बार नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या है? देखो प्रश्नानुसार आपके एक बात दी हुई है कि जो आयताकार भूखंड है उसकी जो लंबाई है, यानी जो एल है, लेंथ है, लंबाई है, वो इस चौड़ाई के 2 गुना, यानी चौड़ाई का कितना गुना करना होगा? 2 गुना। और उसमें भी कितना ऐड करना है? 1 अधिक है। देखो ये देखो ध्यान से, 1 अधिक है। अधिक का मतलब प्लस, कम होता तो माइनस कर देता। अब यहां से देखो आपकी लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई। और लंबाई को लिख सकते हैं 2, चौड़ाई को क्या लिख सकते हैं? x + 1। ये किसका वैल्यू हो गया? लंबाई का। और ये हो गया चौड़ाई का। यहाँ पे आपने x कैसे लिखा? क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई है और चौड़ाई को क्या मान रखा है? x मान रखा है। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके ऊपर जो लाइन है उसमें क्या लिख रखा है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो बस यही यूज करना अपन को। पुनः देखो, प्रश्नानुसार आपको एक बात दे रखी है कि तथा हम जानते हैं, इसमें हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप? इसमें आप ये जानते हो कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 500
528 मीटर स्क्वायर। बताओ बच्चा लोग कितना है? 528 मीटर स्क्वायर, यही पे। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो कोई भी ऐसे ये 2D का कोई डायग्राम है, ठीक है, जैसे आयत है, उसकी होता है कि दो साइड होती है उसकी, उन दोनों को क्या कर दो? गुणा कर दो। इसमें ये लंबाई होगी और इसमें ये चौड़ाई होगी, तो लंबाई को चौड़ाई से क्या कर देंगे? गुणा। तो यहाँ पे देखो लंबाई को चौड़ाई से क्या करा देंगे? गुणा। ये इसका फॉर्मूला होता है। और बराबर में किसके चल रहा है? 528 के। बच्चा लोग लंबाई का वैल्यू कितना है? 2x + 1। कितना है? 2x + 1। और चौड़ाई का वैल्यू कितना है? x बराबर में 528। इस अक्ष की इससे गुणा करो, इस अक्ष की इस गुणा करो, तो देखो 2 ऐसा कैसा, अक्ष और अक्ष गुणा हो गया 2x स्क्वायर, अक्ष की 1 से गुणा करेंगे तो x, और बराबर में 528। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक काम करो, ट्रांसपोजिशन कर दो, यानी पक्षांतरण कर दो। क्या कर दो? पक्षांतरण। तो पक्षांतरण जैसे करोगे, ये 528 इधर आएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। बच्चा पार्टी दिख गया क्या ये द्विघात रूप? कितना है बताओ? यहाँ पे x स्क्वायर का पद आया कि नहीं आया? बोले सर आ गया। अब आ गया है तो ये द्विघात है, ये नहीं आता तो ये द्विघात नहीं थी। चलो इस साथ में आप एक काम करो, रफली मुझे आप बताते चलो साथ में। देखो इससे आगे जो चैप्टर आएंगे वो आपके लिए आसान बनते रहेंगे। इसमें ABC पहचान के बताओ, A कौन है, B कौन है, C। जल्दी करो बताओ, A कौन है? 2 है या फिर 1 है या फिर 528 है? आप कहोगे सर अक्ष स्क्वायर का गुणांक A होता है, तो A का वैल्यू 2, अक्ष का गुणांक कौन है? 1, तो B का मान 1, और C जो जिसके पास अक्ष नहीं है -528, तो ये हो गया आपका A, B और C। तो इसको आप देख लो, नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। और अच्छे से नोट करोगे, बार बार इसको समझोगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप बिना देख के करने की कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से ध्यान से पढ़ना है। इसमें जो चीज गिवन है, जो दे रखा है, उनको लिखना है, और एक आपको कुछ ना कुछ इसे इक्वल करने को मिलेगा कि ये राशि इतनी है, बस उसका यहाँ पे यूज करना है, फॉर्मूला लगाना है और अक्ष में एक द्विघात को बनाना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसको मिटाते हैं। देखिए आपके सामने एक नया प्रश्न आ चुका है, और वो है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है बच्चों, और आपको वो पूर्णांक ज्ञात करने हैं। अब आपके सामने ये जो प्रश्न है इसको पूरा सोल्व नहीं करना है, इसमें से वो पूर्णांक आपको एक्चुअल में ज्ञात नहीं करने, इसको आपको द्विघात का रूप बनाना है। क्या बनाना है? यानी द्विघात का रूप आपको बनाना है, बस द्विघात रूप रेडी करना है। ठीक है, यहाँ पे जो ये शाब्दिक दे रखा है उसको अक्ष के रूप में लिखना है और वो द्विघात के रूप में लिखना है। चलो बच्चों सुनो, 2 है, कितने पूर्णांक है? 2। पूर्णांक राशि कौन सी होती है? सबसे पहले तो ये जान लो। देखो बच्चों, पूर्णांक अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे जान लो। पूर्णांक राशि होती है जो 0 से आगे धनात्मक भी आता है, जैसे 1 2 3, और माइनस नेगेटिव -2 3 ऐसे, यानी प्लस के मान भी है, माइनस के मान भी है और 0 भी। ये सारी राशियां कौन सी होती है? पूर्णांक। यानी इनमें पॉजिटिव भी होता है 0 और नेगेटिव, लेकिन पॉइंट दशमलव के मान इसमें नहीं होते हैं। तो लेकिन आपको प्रश्न में क्या गया? धनात्मक पूर्णांक चाहिए। क्या चाहिए? धनात्मक, यानी सारे के सारे पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, और वो भी क्रमागत। अब इस क्रमागत का मतलब क्या है? अल्टरनेट, यानी क्रमागत का मतलब है, जैसे कि मान लो पहला पूर्णांक 5 है, तो आगे वाला पूर्णांक क्या होगा? 6 होगा। 5 से जस्ट 1 ज्यादा, मान लो 10 है तो 11, 100 है तो 101। तो आप एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं ये कह दूं कि माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक, अगर मैं पहला पॉजिटिव पूर्णांक x मान लूं तो कोई दिक्कत है क्या? माना धनात्मक पूर्णांक है, वो है x है। क्या है? x। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के जो अनुसार है, तो वो क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बताओ?
यानी सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या होगा, वो इससे जस्ट एक ज्यादा होगा, x प्लस 1 होगा, और उन दोनों का गुणा कितना है 306। मैंने अभी अभी कहा था कि एक आपको कंडीशन दी हुई मिलेगी, वो कंडीशन ये है, यहाँ पे देखो 306 दोनों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों पूर्णांकों का गुणनफल। तो क्या लिखेंगे, प्रथम पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक, दूसरा, और उनका गुणनफल कितना है 306। तो पहला पूर्णांक कौन है, x है, दूसरा है x प्लस 1 और बराबर में 306। बच्चा पार्टी, x की x से गुणा करेंगे x स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा। x की 1 से गुणा करेंगे तो एक x को x ही लिखेंगे, बराबर में 306। 306 इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और बराबर में क्या लगा दिया, 0। और ये माइनस में क्यों आया, बच्चा लोग पक्षांतरण किया है, मैंने कल भी बताया था पक्षांतरण क्या होता है। अगर आप उस तरफ की कोई चीज इस तरफ लेके आओगे बराबर में, उस तरफ की चीज इस तरफ आएगी तो प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो इसको बोलेंगे हम द्विघात समीकरण। बच्चों कौन सी समीकरण है, द्विघात। तो बताओ बन गया क्या, रूप बन गया। चलो लगे हाथ, मुझे ABC भी बता दो, ABC बताओ बच्चों। ए का मान आप कहोगे सर इसके पीछे तो कुछ नहीं है, 0 होगा क्या, है गलत जवाब, 0 नहीं होगा। इसके पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब क्या है 1। इसके पीछे भी कुछ नहीं है तो b का वैल्यू 1 यानी 1। और यहाँ पे ये देखो 306 बिना अक्स के, उसको अचर पद कहा जाता है, c चिन्ह के साथ लिखना है तो माइनस का 306 कितना। ये वैसे एक्स्ट्रा बात है, ये लिखना नहीं है, लेकिन आपको समझना है क्योंकि आगे चैप्टर में काम आएगा इनका, ठीक है ना। तो ये देखो आपका इजी सा क्वेश्चन हो गया है, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, फिर दूसरा करते हैं अपन, ठीक है। चलो हाँ भाई देखो, अभी आपके सामने एक नया प्रश्न आया है कि मैं इसको पढ़ देता हूं पहले, कि रोहन की माँ उनसे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। रोहन की मम्मा उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। ये 360 हो जाएगा, ये वो कंडीशन है बच्चों जो अपन लास्ट में यूज करेंगे, ठीक है ना। अब हमें रोहन की वर्तमान आयु को ज्ञात करना है। आपको ज्ञात किसको करना है, रोहन की वर्तमान आयु। तो जो ज्ञात करना उसी को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। जिसको हमें ज्ञात करना उसी को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। वैसे एक बात बताओ, रोहन की माताजी और रोहन से बड़ी है, तो माता की आयु रोहन पर डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही, बताओ। जो रोहन की माँ है उनकी जो आयु है वो रोहन पे डिपेंड कर रही है। और मैंने अभी भी क्या सिखाया कि जिस पे डिपेंड करता है कोई चीज, हम जिस पे डिपेंड करता है उसी को क्या मानते हैं, x मानते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, यहां पे माना रोहन की वर्तमान आयु, एट प्रेजेंट आयु कितनी है भाई, वो है x वर्ष। क्या है, x वर्ष। और रोहन की मां उनसे कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। तो फिर वर्तमान में रोहन की माताजी की आयु क्या हो जाएगी, बताओ। रोहन की मां जो है उनकी आयु, वर्तमान आयु क्या है बताओ। 26 वर्ष बड़ी है उनसे, तो ये अभी x वर्ष का है, तो उससे और कितना ज्यादा हो जाएगा, 26 वर्ष। तो x प्लस 26। मान लो ये 10 साल का है रोहन, तो ये उनकी माताजी हो जाएगी 26 प्लस 10 यानी 36 साल, ठीक है। इस तरह से x है तो x प्लस 26 वर्ष, ठीक है। आगे वर्ष लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि ये द्विपद है, पहला पद दूसरा पद। अब देखो बच्चों, एक कंडीशन दी हुई मिलेगी अपन को, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा घुमाव किया है कि वर्तमान में उनकी आयु का गुणनफल नहीं किया, 3 साल बाद की कहानी। जैसे फिल्म में होता है ना कि आज से 20 साल पहले
हीरो जो छोटा बच्चा दिखाया जाता है और फिर अचानक से 20 साल बाद वो एकदम से बड़ा हो जाता है। वैसे ही अपन, है ना, वैसे ही अपना ये क्वेश्चन है, अपन को इस कंडीशन को 3 साल आगे ले जाना है। कितने साल? 3 साल। तो बताओ, रोहन मान लो अभी 10 साल का है, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? 13 साल का। समझ रहे हो ना? 3 साल बाद में उसमें वर्तमान में 3 जुड़ जाएगा। तो अभी कितने साल का रोहन? x साल का। 3 साल बाद में कितना हो जाएगा? x प्लस 3 हो जाएगा। तो अब 3 वर्ष बाद का कंडीशन लिखते हैं अपन, ठीक है ना? सुनो, क्योंकि प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? कितना? देखो 360 है। तो बच्चों पहले रोहन का आयु फिर उनकी माताजी का आयु, दोनों का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। बराबर में क्या लिखेंगे? 360। तो 3 साल बाद रोहन की आयु 3 वर्ष बाद रोहन की आयु और 3 साल बाद, देखो गुणा लगेगा निशान, और 3 साल बाद ही उनके माताजी की आयु, यानी 3 वर्ष बाद रोहन के माताजी की आयु, और वो बराबर में कितना है? 360 है बच्चा पार्टी। अब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी? पहले कितनी है? x है, तो 3 साल बाद में उसमें 3 ऐड हो जाएगा। बात समझ में आए हो? ठीक है, ये वर्तमान है, आगे 3 साल आगे जाना है। देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट ऐसे लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, ये x प्लस 3 हो जाएगा, और 3 साल बाद में, ठीक है, और ये 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? इसमें कितना ऐड और कर दूं? 3। तो x प्लस 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा? x प्लस 29 यानी 29। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 29, और इक्वल में कितना है? 360 है बच्चा पार्टी। अब देखो, अब इसकी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा कितने कोष्टक है? ये 2 कोष्टक है। अब दोनों ब्रैकेट को अपन को ओपन करना है। ओपन कैसे करेंगे? देखो यहां पर युद्ध होगा, x की गुणा किससे करेंगे? x से करेंगे। तो x गुणा x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, ठीक है। फिर x की गुणा 29 से करेंगे तो 29x कितना हो जाएगा? 29x। फिर 3 की गुणा x से करेंगे तो 3x। फिर इस 3 की गुणा 29 से करो, देखो कितना आया? 87 यानी 87, ठीक है। और इक्वल में 360 है बच्चा लोग। देखो वापस देखो, x की गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, इसी x की गुणा 29 से करेंगे तो 29x आ गया। 3 से x की गुणा करेंगे 3x आएगा, 3 की 29 से गुणा करेंगे तो 29 87 यानी 87 आ गया। इक्वल में 360 है, ठीक है। अब आगे इसमें जो जुड़ता है वो जोड़ दो, जो पक्षांतरण करना है वो कर दो भैया। देखो x स्क्वायर ऐसा का ऐसा है, 29 और 30 कितने हो गए? 32 यानी 32x, ठीक है। ये 87 यानी 87 है, 360 यहाँ पे आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में, और बराबर में क्या है? 0। क्या किया यहाँ पे? एक छोटा सा पक्षांतरण किया, ठीक है, पक्षांतरण किया। तो देखो x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 32x ऐसा का ऐसा, 87 से 360 घटा दो, कितना बचा? देखो 87 यानी 360 से 87 घटाओ आप, 360 से 87 घटाओगे, ये 3 आ गया, 9 आ गया, ये हो गया 7, ये 2 आ गया, 273। वो भी माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 273 इक्वल 0। 7 3 10, देख लो 7 8 15 और 1 16, 2 और 1 3, ऐसे करेक्ट कर लो। और बताओ ये द्विघात रूप बन गया है नहीं बन गया? खुद चेक करो, देखिए मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। सबसे पहला पद किसका है? x स्क्वायर का है। किसका है? x स्क्वायर का। सबसे बड़ी घात कौन है? x स्क्वायर की, तो ये द्विघात रूप है। बताओ बच्चों इसमें a का वैल्यू कितना है? आप कहोगे सर 1 है। b का वैल्यू x के गुणा में कौन है? 32, वेरी गुड। और c का वैल्यू माइनस का 273, माइनस का 273। ये तीनों मान आपको आगे के चैप्टर में बहुत काम आएंगे। बताओ इस तरह से आप कर लोगे। अगर इसको समझना है तो इसका, अगर मान लो कहीं पे कोई डाउट रह गया, कोई कैलकुलेशन भी आपको नहीं समझ में आई, तो उस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पीछे जाके वापस देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप देखो इसको नोट करो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलो देखो भाई, इसको
नोट करो, पॉज करके नोट कर लो। चलो बच्चों, आपके सामने एक नया प्रश्न आ गया है, देखते हैं इसको। मैं इसको पढ़ देता हूं, आप ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, इसको द्विघात का रूप बनाना है, सिर्फ हल नहीं करना। ये कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, यानी 480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो समान चाल से तय करती है। अच्छा, समान चाल से तय करती है। अच्छा, ये जो प्रश्न है ना, इसमें हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ये इसमें लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो जो चीज हमें ज्ञात करना है उसको अक्स मान लेना है। क्या मान लेना है? अक्स। तो चाल, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो जाए, यानी अब ये दूसरी स्थिति है। इसमें कितनी स्थितियां हैं बच्चों? पहली और दूसरी। पहली में तो वो एक्स चाल से चलता है और उसने अक्ष चाल से चलते हुए 480 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है ना वो तय करी है। और अभी जो उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया है, चाल को कम किया है, तब उसी सेम टू सेम दूरी यानी 480 किलोमीटर को चलने में 3 घंटा ज्यादा लगा है। 3 घंटा ज्यादा लगा है। तो आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो रेलगाड़ी की जो चाल बताएंगे तो हम इस रेलगाड़ी की चाल को एक्स मान लेते हैं अपन। क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। तो इसमें कितनी स्थिति है बच्चों? 2 स्थिति है। देखो, स्थिति नंबर 1, सबसे पहले तो आप कहोगे कि माना रेलगाड़ी की जो चाल होती है वो हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। कितने किलोमीटर? ये बेटा इसका मात्रक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे आप ये समझ सकते हो, x किलोमीटर प्रति घंटा, आवर का h, किलोमीटर का किलोमीटर। ठीक है, ये मात्रक होता है तो कोई बड़ी बात नहीं। कितनी दूरी चलती है ये? 480 किलोमीटर। कितनी दूरी? 480 किलोमीटर। ठीक है, 480 किलोमीटर चलती है। और ये समान चाल से ये चलती है और तय करती है। तो तय करने में कुछ तो समय लगा होगा इसको, यानी इसको तय करने में कुछ समय लगा है। दूसरी सिचुएशन में इसको 3 घंटे का अधिक समय लगा है। 3 घंटे का अधिक। बच्चा लोग, ये जो घंटा अधिक लगा ना, यही इसमें द्विघात समीकरण क्रिएट करेगा। द्विघात समीकरण क्रिएट करेगा। तो रेलगाड़ी की चाल इतनी है। बच्चा लोग, आप एक बात समझेंगे, किसी भी जब चाल दी हुई हो, दूरी दी हुई हो और समय दिया हुआ हो, तब उसमें एक फॉर्मूला होता है। वो आप तो या अभी तो समझ लीजिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यहां से समय का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? समय का आ जाएगा, इसके बटे में आप 1 मान लो। ये समय ऊपर आएगा, चाल नीचे आ जाएगी। वज्र गुणा से समझ सकते हो, क्योंकि चाल अंश में है, वो हर में जाएगा, हर वाली चीज अंश में आ जाएगी। तो समय का आ जाएगा मान दूरी बट्टा चाल। क्या आ गया? दूरी बट्टा चाल। तो यहां से एक बात बताओ, यहां से देखो 480 किलोमीटर अक्ष चाल से चलती हुई, अक्ष चाल से चलने पर लिया गया समय बताओ कितना है? लिया गया समय कितना आएगा बताओ बच्चों? सूत्र क्या है इसका? वो होगा दूरी बट्टा चाल। और यहां पर दूरी का मान कितना है? 480। चाल का मान x, समय को मैं t मान लूं। क्या बेटा? क्या मान लूं? t। और इसमें कितनी सिचुएशन है? 2, दूसरी और पहली। दूसरी और पहली। तो मैं पहली सिचुएशन में टाइम को t1 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? t1। और वो हो जाएगा 480 बटा x। इसको समीकरण नंबर नाम दे दो 1। ठीक है, आगे देखो। अब यहां पे मैं इस सवाल का थोड़ा पार्ट कर लेता हूं बच्चा लोग, थोड़ा सा हिस्सा बना लेते हैं। अब सिचुएशन नंबर 2, स्थिति संख्या कितनी है? 2। देखो 2 नंबर क्या है? ट्रेन की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या हो गई है? कम हो गई है। देखो यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई है। तो कम होने से जो नई चाल बनी है, क्या नई जो चाल बनी है वो क्या है बताओ?
नई चाल, पहले चाल कितनी थी x, कितनी घट गई 8, तो x माइनस 8। बताओ ये क्या हो गई, इसकी किलोमीटर प्रति घंटा से चाल हो गई, ठीक है। और इसको समय कितना लगा, इसमें नया समय तय किया गया समय वो है t2, इसको क्या मान लो t2, और वो हो जाएगा 3 घंटा ज्यादा। भाई पहले से 3 घंटा ज्यादा मिला है, लगा है। तो पहले कितना लग रहा था t1, पहले कितना लगा था t1, अब कितना ज्यादा लगा है 3, तो जो पहले समय लग रहा था उससे 3 ज्यादा। और पहले समय का मान यहां से रखो बच्चा, कितना है 480 बटा x, तो यहां पे लिख देना t1 का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, रखने पर, तो ये हो जाएगा 480 बटा x प्लस में कितना आया 3, 480 बटा x प्लस में 3 आ गया। इसको ऐसा का ऐसा लिख लो और इसको आगे लगा लो घंटा, क्योंकि ये टाइम में, टाइम घंटे में मापा गया यहाँ पे t2। अब बताओ बच्चों, इसको तय करने में कितनी दूरी तय की इसने, 480 किलोमीटर की। देखो इसमें चाल है, समय है, क्या चीज इसमें मिस है, बताओ इसमें मिस क्या चीज है, वो गायब जो चीज है ना वो दूरी है बच्चों, क्या है दूरी। तो हम लिखेंगे चूंकि दूरी का जो सूत्र होता है वो देखो यहाँ पे, समय का सूत्र दूरी बटा चाल, तो दूरी का सूत्र निकालता हुए चाल किसके गुणा में आ जाएगी, समय में। तो हम दूरी का सूत्र निकल जाएगा चाल गुणा समय, चाल गुणा समय बराबर क्या हो जाएगी दूरी, क्या हो जाएगी दूरी। तो मैं ये दूरी यहां से मिटा रहा हूं और आगे लिख रहा हूं। बताओ बच्चों नई चाल कितनी है, x माइनस 8, और समय कितना है नया 480 बटा x प्लस 3, और बराबर में दूरी कितनी है 480। बताओ लिख दिया गया, लिख दिया। अब इसकी इससे गुणा करा दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे होगा ये गुणा, पहले x की गुणा 480 बटा x से होगा, तो x गुणा 480 बटा x, x गुणा 480 बटा x। देखो आप ध्यान से देखना नीचे क्या है 480 बटा x, फिर इस x की गुणा किससे करेंगे 3 से करेंगे, तो प्लस का 3x, ठीक है। फिर इस माइनस 8 की गुणा 480 बटा x से करेंगे। देखो ये कैलकुलेशन आप थोड़ा आराम से समझो, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा आराम से बैक जाके फिर देखना। पहले इस x की गुणा 480 बटा x से करेंगे, कर दी, फिर इसी x की गुणा 3 से करेंगे, कर दी। अब माइनस 8 की गुणा इससे करेंगे, तो देखो माइनस 8 गुणा 480 बटा x, फिर माइनस प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस 8 3 24, और बराबर में क्या है 480। तो बच्चा पार्टी x से x कट गया, ठीक है, क्या बचा यहां से 480 बचा और 3x बच गया। ये 8 से इसको गुणा कर दो आप, कितना आएगा देखो 0 8 8 64, असल की 6, 8 चौक 32 और 6 3840 बटा x, माइनस का 24 बराबर 400। अच्छा बराबर में इस तरफ बुला लेंगे तो किस में आ जाएगा माइनस में, और बराबर में क्या है शून्य। बताओ 480 से 480 कट गया, कट गया क्या। देखो अब इसको थोड़ा अपन ये काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं ताकि अपना प्रश्न पूरा हो जाए। इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, साथ में आप देखते रहो। देखो इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपन अभी। अब देखो ठीक है, तो यहां से कितना है 3x, ठीक है, क्या है 3x माइनस 3840 बटा x और माइनस का 24 बराबर है 0 है बेटा जी, ठीक है। इसमें लघुत्तम कितना आ जाएगा x ही आएगा, ये 3 है, इसके बटा में 1 मान लो, इसके बटा में 1 मान लो, तो ये x किसके साथ जाएगा, इस x के साथ जाएगा, तो 3x गुणा x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस x का भाग x में एक बार 3840 माइनस 1 का भाग में x बार, x की गुणा 24 से करेंगे तो 24x बराबर में कितना 0। ये x किसके साथ चला गया 0 के साथ, तो यहां से क्या आएगा बताओ 3x स्क्वायर माइनस का 24x पहले लिख लो, क्योंकि भारतीय संस्कृति याद है ना आपको, सबसे बड़ी घात का सबसे पहले, फिर छोटी घात का उसके बाद, फिर बिना कोई x का, तो वह है माइनस का 3840 बराबर 0। बताओ बच्चा लोग बन गया ना द्विघात रूप।
तो ये था आपका इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट का क्वेश्चन, जिसको आपको द्विघात रूप बनाना था और वो आपके सामने। बच्चा लोग इसमें कोई भी कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो उसको आप पीछे चलो, फिर आप उसको अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे गुणा में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन अगर आप एक बार, दो बार, बार बार अभ्यास करोगे, देखोगे, तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो चैप्टर हमने पढ़ाई की, उसमें था कि दी हुई सिचुएशन से द्विघात बनाना। ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे द्विघात को हल कैसे करते हैं, शून्य क्या होता है, मूल, हल, सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करते हैं, किसी द्विघात समीकरण को हल कौन से मेथड लगते हैं। ठीक है ना। तो आगे आने वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया हो। बहुत जल्द आपके लिए एक नई क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। ठीक है।